ओवरहेड चैप्टर जब करने जाओगे, ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंपलसरी है, सेकेंड पार्ट भी कंपलसरी है। कंपलसरी पार्ट में तुमको जो करना होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। अभी हम एग्जाम्पल से आगे जाके समझाएंगे, जिसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट जो है वो मतलब कंपलसरी है, वो हर सम में होगा। दूसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन पार्ट भी कंपलसरी है, वो भी होगा। दूसरा, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है बेटा, इसका मेथड, ठीक है। पहला मेथड है तुम्हारा स्टेप लैडर मेथड, दूसरा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तीसरा है अलजेब्रिक और साइमल्टेनियस और इक्वेशन मेथड। समझ में कि नहीं है? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन को 3 मेथड में करना पड़ेगा, स्टेप लैडर मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और अलजेब्रिक और साइमल्टेनियस और इक्वेशन मेथड में करना है। दूसरा, जो सम टाइम कभी कभी बोलता है ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने बोलेगा, ओवरहेड पर आर बोलेगा, या मशीन आर रेट और लेबर आर रेट बोल सकता है ओनली फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट होंगे, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक सर्विस डिपार्टमेंट होगा। अभी आगे एग्जाम्पल से करेंगे उसको। नेक्स्ट, यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछेगा, बोलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल निकालो। यहाँ पे जो दिख रहा है ना बेटा, टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल यहाँ आ गया है, तो कंफ्यूज मत हो। टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल तुमको निकालने बोलेगा, वो हम लोग सीखेंगे। चलो, यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस है। अब जैसे मान लो तुमको एक सिंपल बताया, जैसे मान लो बेटा तुमने एक्सपेंस लिया, जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट है, आगे जाके अभी इसको डिस्कस करेंगे। मान लो यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 और S1। एक फैक्ट्री है जिसमें 4 डिपार्टमेंट है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, और एक है तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट जिसको हमने S1 बोला है। अब मान लो ये सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब है ये कैंटीन हो सकता है, कैंटीन हो सकता है, क्लब हो सकता है, कुछ भी होता है जो एम्प्लॉय को सर्विस देने के लिए बनाया जाता है, उसे हम लोग यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक सेकेंड, तो मान लो बेटा यहाँ पे डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 और 4 डिपार्टमेंट किया, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 और सर्विस डिपार्टमेंट S1। मान लो इस जगह का रेंट आया 1000 रुपए। अब ये जो जगह है, ये पूरे प्रेमिसेस का रेंट है 1000 रुपीज, नहीं, टोटल प्रेमिसेस का रेंट है 1000 रुपीज। अब ये 1000 रुपीज जो रेंट आया बेटा, हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सारे डिपार्टमेंट में, राइट। अब ये डिपार्टमेंट में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कुछ मेजर लेना पड़ेगा जिसके बेसिस पे तुम इस एक्सपेंसेस को बांटोगे सारे डिपार्टमेंट में। तो जिस बेसिस में इस एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उसको कहा जाता है बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट। बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट, जैसे मान लो यहां पे मैं अगर बांट रहा हूं तो मैं एरिया के हिसाब से बांटूंगा, कौन जगह कौन, क्योंकि रेंट क्या चीज का होता है, एरिया के हिसाब से होता है। तो जो स्पेस, जो डिपार्टमेंट ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको ज्यादा रेंट पे करना पड़ेगा। तो बताओ इस एक्सपेंसेस का बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट क्या हो गया, एरिया हो गया। समझ में कि नहीं है? तो वही यहाँ पे अभी हम लोग जो लिख रहे हैं, बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट का मतलब यही है। समझ में कि नहीं है? तो एक्सपेंसेस को हम लोग किस बेसिस में अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको कहा जाएगा बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट। जैसे मान लो तुम्हें रेंट दिया हुआ, रेंट आप किस बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में, एरिया के बेसिस पे। लाइटिंग दिया हुआ बेटा, लाइटिंग आपका नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम है, यहाँ देखेंगे लाइट पॉइंट कितना है, उसके बेसिस पे लाइट्स को डिवाइड किया जाएगा। अगर लाइट पॉइंट नहीं दिया है तो हम लोग एरिया भी ले सकते हैं। सही में कि नहीं है? कैंटीन एक्सपेंसेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के। जैसे मान लो
कैंटीन, ये S1 तुम्हारा कैंटीन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे मान लो तुम्हारा खर्चा जो भी आएगा वो इन्हीं डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 के एम्प्लॉय खाने आएंगे। अब मान लो यहाँ पे 200 एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे 100 एम्प्लॉय है, यहाँ पे 20 एम्प्लॉय है, तो ऑब्वियस सा बात है कैंटीन एक्सपेंस का जितना भी खर्चा आएगा उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉय खाने वाले हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। इसीलिए बेटा कैंटीन एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस में लेते हैं। उसके बाद आता है एमिनिटीज टू स्टाफ, ये भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमेशा वैल्यू ऑफ एसेट पे डिपेंड करता है। अगर मान लो तुम रिपेयर करा रहे हो नैनो कार जिसका कीमत ही 1,25,000 है, तो उसका रिपेयर खर्चा कितना आएगा? 2-4 हज़ार आएगा। और तुम BMW कार रिपेयर करा रहे हो तो उसको छुएगा, ऐसे मैकेनिक आएगा ऐसे छू देगा, बोलेगा 50,000 हो गया, और जब खोल देगा तो बोलेगा सर 1.5 लाख रुपया हो गया आपका। क्यों? किस चीज़ के ऊपर डिपेंड किया बेटा? वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर। तो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा आता है वो वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर आता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया वैल्यू ऑफ एसेट्स। एमिनिटीज मतलब बेनिफिट्स कुछ भी दे रहे हो तो। नाउ डेप्रिसिएशन एसेट्स का किसके ऊपर होता है? वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर होता है। इंश्योरेंस एसेट्स का किसके ऊपर होता है? वैल्यू ऑफ एसेट्स का होगा। अगर तुम 50 लाख का वैल्यू एसेट्स का इंश्योरेंस कराओगे तो उसके हिसाब से खर्चा बैठेगा। अगर तुमने 1 लाख एसेट्स का इंश्योरेंस कराया तो उसका प्रीमियम उसके हिसाब से बैठेगा। ओके, अब देखो यहां तक समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट आ जाओ, पावर। पावर तुम्हारा HP ऑफ मशीन पे डिपेंड करता है। जैसे फैक्ट्री में काम हो रहा है तो वहां पे कितना पावरफुल मशीन लगा हुआ है उसके हिसाब से पावर का खर्चा आएगा। ज़्यादा हॉर्स पावर का मशीन होगा तो ज़्यादा लाइट खींचेगा, कम हॉर्स पावर का मशीन होगा। जैसे तुम लोग बाइक चलाते हो तो बोलते हो ना 250 सीसी का बाइक है, तो जितना ज़्यादा सीसी का बाइक होता है उतना ज़्यादा पेट्रोल खाता है, उसका एवरेज उतना कम आता है कि नहीं? तुम लोग देखो ना, हमको तो उतना आइडिया नहीं बाइक का, हम चलाते नहीं, बट बाइक का बेटा देखोगे बुलेट है, बुलेट का क्या होता है? उसका इंजन जो होता है वो काफ़ी हॉर्स पावर का होता है, इसीलिए देखो उसका माइलेज हमेशा बुलेट का कम होगा इन कंपेयर टू अदर बाइक्स। क्यों? उसका सीसी ज़्यादा होता है, हॉर्स पावर ऑफ द इंजन ज़्यादा होता है, और जब हॉर्स पावर इंजन का ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल या कंज्यूम करता है पावर। तो सेम चीज़ मशीन के ऊपर भी है, पावर में HP ऑफ मशीन देखना पड़ेगा, अदरवाइज किलोवाट पर आवर। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल को हमेशा डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांटना है। कंज्यूमेबल स्टॉक को भी डायरेक्ट मटेरियल में बांटोगे। इनडायरेक्ट वेजेस दे रहे हो वो डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाएगा। स्टोर ओवरहेड, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा ओवरहेड का रहेगा उसको डायरेक्ट मटेरियल में। जनरल या मिसलेनियस एक्सपेंसेस को डायरेक्ट, हाँ बेटा, हाँ इनडायरेक्ट, जो भी इनडायरेक्ट वेजेस रहेगा या इनडायरेक्ट मटेरियल रहेगा उसको आपको डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि जितना हिसाब से, जैसे नहीं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट मटेरियल खर्चा हो रहा है 3 डिपार्टमेंट में, मान लो, तो जिस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल का ज़्यादा कंजम्पशन होगा ऑब्वियसली इनडायरेक्ट मटेरियल भी उसमें ज़्यादा लगेगा। जहाँ यूज ही नहीं होगा वहाँ क्यों लगेगा? तो डायरेक्ट मटेरियल जहाँ खर्च होगा वहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल भी ज़्यादा खर्चा होगा, तो इसीलिए उसका बेसिस पे डिवाइड करते हैं हम लोग। समझ में कि नहीं है? उसके बाद सन्डी एक्सपेंसेस आओगे बेटा, उसको भी डायरेक्ट वेजेस आपको लेना है। तो ये तुम्हारे बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट है जो तुमको याद रखना है, और इसी के बेसिस पे हम लोग सारे एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में कि नहीं है? चलो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ देखो मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 लिखा होगा। डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो हम 2 चीज़ करेंगे, इसमें 2 पार्ट है। एक मशीन आर रेट है, मशीन आर है, और एक है ओवरहेड। मशीन आर और ओवरहेड में, हाँ बताएंगे, मशीन आर और ओवरहेड में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हाँ देखो बेटा, यहाँ पे हमने लिखा ओवरहेड या हमने लिखा मशीन आर। देखो जब ओवरहेड आप कैलकुलेट करते हो बेटा तो मशीन आर निकालने बोलता है और ओवरहेड निकालने बोलता है। ओवरहेड जो निकाला जाता है वो हमेशा किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, समझा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, तो इसीलिए उसका ओवरहेड निकालते हैं। बट जब तुम्हें मशीन आर रेट निकालने बोलेगा तो रिलेटेड टू मशीन्स होगा,
मतलब ओवरहेड तुम्हारा डिपार्टमेंट के ऊपर निकलता है और मशीन रेट जो होता है वो मशीन्स के ऊपर निकलता है। डिपार्टमेंट में मशीन रेट नहीं निकलता। मशीन रेट का मतलब क्या होता है, मशीन जो चल रही है उसका 1 घंटे का चलने का क्या खर्च है, समझे कि नहीं। मशीन अगर तुम चला रहे हो तो मशीन को चलाने का, रन करने का कुछ कॉस्ट आता होगा पर आवर, तो यहाँ पे बता रहा है मशीन रेट पर आवर, मतलब एक मशीन को ऑपरेट करने का 1 घंटे का जो कॉस्ट होता है उसको बोला जाता है मशीन आवर रेट। समझ में कि नहीं है। और ओवरहेड हमेशा डिपार्टमेंट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और मशीन आवर रेट किसके ऊपर निकाला जाता है, मशीन्स के ऊपर निकाला जाता है। डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे तो किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर, और मशीन आवर रेट हम जब बात करते हैं सिर्फ मशीन के बारे में बात करते हैं। दूसरा ओवरहेड, सर सभी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सभी डिपार्टमेंट में क्या लगेगा, ओवरहेड, ठीक है। अब मशीन आवर रेट किसका निकालोगे, हमेशा पर मशीन का, ठीक है, पर मशीन पर एनम, पर मशीन पर आवर। उसके बाद नो डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, जब बेटा ओवरहेड आप निकालोगे, ओवरहेड कैलकुलेट करते वक्त हमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में कोई डिफरेंस करने का जरूरत नहीं होता। लेकिन जब आप मशीन आवर रेट निकालोगे तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, उसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड है वो हमको समझना होगा। समझ में कि नहीं है। मतलब जब आप ओवरहेड कर रहे हो तो आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में कोई डिफरेंस करने का जरूरत नहीं है। जितना भी एक्सपेंस दिया हुआ तुम एक साथ लिख सकते हो, वहां पे तुमको ये जानने का जरूरत नहीं है कौन सा फिक्स एक्सपेंसेस है कौन सा वेरिएबल है। बट जैसे ही तुम मशीन आवर रेट निकालोगे तुमको मशीन आवर रेट में फिक्स्ड एक्सपेंसेस जानना होगा और वेरिएबल ओवरहेड भी जानना होगा, राइट। यहाँ पे बोला गया डू नॉट कंसीडर पर एनम, ये पर एनम के हिसाब से नहीं लिया जाता है, मंथ के हिसाब से भी लिया जाता है। और ये हमेशा डू कंसीडर पर एनम, मशीन आवर रेट हमेशा पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ये तुम्हारे थ्योरी क्वेश्चंस में आ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन आवर रेट एंड ओवरहेड रेट। समझ में आया कि नहीं है। अब देखो यहां देखो, जैसे मान लो तुम्हारा एक शॉप है और उस शॉप के अंदर में 4 मशीन है। कितना मशीन है, 4 मशीन। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। और रेंट पेड फॉर द इंटायर शॉप मान लो कितना आया, 1000 रुपये, है ना। तो रेंट फॉर ईच मशीन कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 4, 250। अगर मान लो सबकी एरिया सेम हो तो रेंट भी इक्वल बटेगा। तो जब रेंट इक्वल बटेगा बेटा डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपका आ गया 250 रुपये। मान लो दूसरा एग्जांपल, एक शॉप है या फैक्ट्री, ठीक है ना। मशीन 1, यहाँ जो फर्स्ट मशीन जहाँ पे वहाँ 40 लाइट पॉइंट्स है, मशीन 2 में 30 लाइट पॉइंट्स है, मशीन 3 में 50 लाइट पॉइंट है और मशीन 4 में 60 लाइट पॉइंट है यूज हो रहा है। इससे पता चल रहा है कितना लाइट्स कहाँ पे यूज हो रहा है। अब मान लो लाइट तुम्हारा इस महीने का लाइट का खर्चा आया 2000 रुपये, लाइट का खर्चा कितना आया, 2000 आया। अब ये जो 2000 रुपये आया तुमको इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पता है कि कौन से मशीन के पास कितना लाइट यूज हो रहा है, तो हम लाइट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इस सारे लाइट के जो एक्सपेंसेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बताओ टोटल कितने लाइट पॉइंट हैं, 50, 40, 90, कितने हैं, 180, है ना। तो बेटा यहाँ पे हमने लिखा 180, पहले वाले का कितना है, यहाँ लिखा 40, तो 40 डिवाइड बाई 180 इंटू 2000 करोगे पहला वाला का निकल जाएगा। टोटल खर्चा आपका 2000 है। कितने टोटल लाइट पॉइंट्स हैं, टोटल लाइट पॉइंट कितने हैं, टोटल लाइट पॉइंट जोड़ोगे 40, 30, 50 और 60 बेटा 180 आ रहा है ना। हाँ लाइट, एरिया के हिसाब से निकाल देते हैं लाइट पॉइंट, हाँ लाइट पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लाइट पॉइंट का यहाँ लाइट का खर्चा है ना, तो लाइट का खर्चा पहले लाइट पॉइंट अगर नहीं होगा तब एरिया लेंगे। तो मान लो तुम्हारा लाइट खर्चा तुम्हारा 2000 आया है। अब ये 2000 को तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है चारों में, चारों मशीन के अंदर में। तो पहला मशीन में कितना लाइट यूज कर रहे हो, 40, और टोटल लाइट्स है कितना, 180, तो 40 बाई 180 इंटू 2000। दूसरा वाला में हाँ जो भी आएगा निकाल लेना, मैं जस्ट समझा दे रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे बेटा कितना लाइट है, 30, तो 30 डिवाइड बाई 180 इंटू 2000 जो करेगा वो आ जाएगा। तो इसी तरह से आप चारों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। समझ में कि नहीं है।
तो जो तुम ये डिस्ट्रीब्यूट करने का बेसिस ले रहे हो ना, उसी को कहा गया बेसिस ऑफ अपोर्चमेंट। चाहे वो लाइट पॉइंट हो सकता है, वो एरिया हो सकता है, एंड सो ऑन। आया समझ में कि नहीं वाला? हाँ आया? तो चलो ओके, सबसे पहला देखो बेटा, जब तुम सम करने जाओगे जो दिया रहेगा एक्सपेंसेस एंड बेसिस ऑफ अपोर्चमेंट तुमको ऑलरेडी दिया रहेगा, वो पर एनम पर मशीन होगा मशीन के लिए। चलो अभी इसको पहले सम्स देखोगे तब तुमको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या बोला है, इन अ फैक्ट्री देयर आर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट एंड 1 सर्विस डिपार्टमेंट। एक फैक्ट्री है जहां पे 3 प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है और 1 सर्विस डिपार्टमेंट है। द एक्चुअल कॉस्ट 2009 वाज एज फॉलो, मतलब कितना खर्चा हुआ ओवरहेड का वो यहाँ पे तुमको दिया है। पावर में खर्चा हुआ 900 रुपए, लाइट का खर्चा हुआ 500 रुपए, रिपेयर्स टू प्लांट हुआ 4500 रुपए, रेंट 5000, डेप्रिसिएशन 2700, सुपरविजन चार्जेस 7500 रुपया, कैंटीन एक्सपेंसेस आया 3000। बोला विद द अबव नोटेड एक्सपेंसेस एंड फॉलोइंग फॉर द पर्टिकुलर डिटरमाइन द टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो तुमको टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो निकालना है वो बेटा कौन सा निकालना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का निकालना है। ऐसा समझ में कि नहीं? अब देखो जब ये करने जाओगे, ये तुम्हें दिया हुआ है नीचे, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये तुम्हारा बेसिस ऑफ अपोर्चमेंट जो मैं बोल रहा था। एरिया अगर देखोगे तो जो ए है डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और सर्विस डिपार्टमेंट, एरिया कितना है बताओ? पहला ए डिपार्टमेंट ए का 1250 स्क्वायर मीटर जो भी होगा, बी का 550, इसका 450 और इसका 250। कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना है? 1,20,000, 90,000, 90,000 और सर्विस डिपार्टमेंट में कोई प्लांट नहीं लगा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ए में 24 है, बी में 18 है, सी में 12 है और एस में 6 है। वेजेस, टोटल एम्प्लॉय को कितना वेजेस दिया जाता है? देखो डिपार्टमेंट ए में 30,000, 20,000, 15,000 और 10,000। लाइट पॉइंट एंड एचपी ऑफ मशीन्स दिया होगा, समझ में कि नहीं? सर सुपरविजन किसको लिखा है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब एक चीज देखो यहाँ पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय या डायरेक्ट वेजेस भी ले सकते हैं कभी कभी। देखो यहाँ पे सबसे पहले बेटा देखो, तुमको यहाँ पे बेसिस ऑफ अपोर्चमेंट दे दिया है, ऊपर में तुमको यहाँ पे एक्सपेंसेस दे दिया, ये तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं, तुमको यहाँ से बेसिस ऑफ अपोर्चमेंट निकालना होगा, समझ में कि नहीं है? अब जितने एक्सपेंसेस यहाँ दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा फॉर्मेट होगा। जब तुम फॉर्मेट बनाओगे, ध्यान देना यहाँ पे, जब तुम फॉर्मेट बना रहे हो, देखो सबसे पहले याद रखना, यहाँ पे इसको देखो एक बार, ये आपको बेटा वेजेस दिया हुआ है ना, वेजेस दिया हुआ है। अच्छा, ये जो वेजेस दिया है इसका हम डायरेक्ट अमाउंट लेंगे, अभी कहाँ ले रहे हैं वो थोड़ा सा आगे देखना। नीचे जब जाओगे देखो ये वेजेस का जो अमाउंट था, किसका अमाउंट? वेजेस का। हाँ देखो यहाँ पे वेजेस कितना दिया बता सकते हो? 30,000, 20,000, 15,000 और 10,000। लेकिन हम सारे डिपार्टमेंट के वेजेस को इग्नोर करते हैं और वेजेस में हम लोग लेते हैं सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट। नहीं, उसलिए नहीं बता रहा हूं। यहां देखो होता क्या है, आगे जब जाओगे तुम लोग कॉस्ट शीट करोगे, यहां पे हम लोग लिखते हैं बेटा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल परचेस प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करते हो ये आता है, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसको रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं। अब रॉ मटेरियल जब कंज्यूम करते हो, यहां पे आता है बेटा डायरेक्ट वेजेस और यहां पे आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये दोनों हम ऐड करते हैं और यहां पे आता है, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट।
इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसके नीचे में आता है बेटा ओवरहेड। अब हम सारे ओवरहेड ऐड करते हैं। अब देखो ये जो डायरेक्ट वेजेस है, जहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, तो जब हम लोग कॉस्ट निकालते हैं तो ऑलरेडी ऊपर में हमने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसका डायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है। समझ में कि नहीं? अगर तुम वापस से जाके इस डायरेक्ट वेजेस को ओवरहेड में वापस लेते हो तो वापस क्या होता है, तुम एक एक्सपेंस को 2 बार ले लोगे। समझ में कि नहीं? नहीं समझा? नहीं समझा? हाँ, फिर से बता दो। जब भी तुम कोई प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते वक्त ये हमारा कॉस्ट शीट, जब आगे कॉस्ट शीट करोगे ये फॉर्मेट तुमको मिलेगा। कॉस्ट शीट में जब लोग कोई भी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं बेटा, पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तब हमारा निकलता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब है मेन कॉस्ट क्या है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट का, इसलिए इसको कहा गया प्राइम कॉस्ट। जब तुम ये निकाल रहे हो तो ये तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट आ रहा है ना। उसके बाद नीचे में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम ओवरहेड का खर्चा लेते हैं, जो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारा ओवरहेड ले रहे हैं। कि जब तुम ओवरहेड के खर्चे लेते हो और यहाँ पे ऐड करते हो, फिर ये आता है, फिर मान लो यहाँ पे आया वर्क कॉस्ट, मान लो जस्ट कि वर्क कॉस्ट आया। ठीक है, जब तुम ये ओवरहेड ले रहे हो, अगर हम ये डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि यहाँ पे जो अभी हम तुम लोग को बता रहे हैं, 3 डिपार्टमेंट में जो दिया है, हाँ वो मेरे डायरेक्ट वेज पर। हाँ, तो डायरेक्ट वेजेस है। यहाँ पे जो डायरेक्ट वेजेस तुम्हें दिख रहा है 30,000, 20,000, 15,000, ये डायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी जब प्रोडक्शन करा जा रहा था तो उसे हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट में ऑलरेडी ले लिया है। तो अगर डायरेक्ट वेजेस को, क्योंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, तो वापस से अगर तुम डायरेक्ट वेजेस को यहाँ लेते हो, डायरेक्ट वेजेस कभी भी ओवरहेड में आता नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट में। ठीक है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट में हमेशा वो कहाँ आता है, प्राइम कॉस्ट के अंदर में आता है। तो तुमने तो उसे ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट में लिया हुआ है, ओवरहेड के अंदर में उसको नहीं लेना है जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे अगर वापस से तुम लोगे, पहला बात ये ओवरहेड नहीं है, पहला बात ये ओवरहेड नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। लेकिन अगर तुम गलती से ले भी लिया तो बताओ, तुमने यहाँ पे भी लिया है जो कि प्राइम कॉस्ट में आता है, और वापस यहाँ लोगे तो 2 बार हो जाएगा, जो कि नहीं लेना चाहिए। समझ में कि नहीं है? तो हमेशा बेटा डायरेक्ट वेजेस हमारा जब भी प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो हमारा प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, वो ओवरहेड में नहीं आता। किसके लिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि जो कॉस्ट शीट बनाते हो ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही बनाते हो। समझ में कि नहीं है? अब हमने यहाँ पे एक और बनाया, सर्विस डिपार्टमेंट। अब बताओ सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है? सर्विस डिपार्टमेंट का सिर्फ काम इतना है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन को, उनको सिर्फ सर्विस देता है, वहां कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता। समझ में कि नहीं है? बट वहां पे भी तो लेबर काम कर रहा होगा, जैसे खाना वाना बन रहा होगा तो खाना बनाने के लिए भी आदमी लगा होगा कि नहीं लगा होगा, तो उसको भी तो वेजेस देना पड़ेगा। इसीलिए उसको जो दिया जा रहा है वो डायरेक्ट वेजेस है। बट क्या वो मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट है? सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं आता। डिपार्टमेंट का कॉस्ट है, वही मेरा प्रोडक्ट में लग रहा है। और मतलब जो, हाँ, वो जो सर्विस, हाँ, वो तो ओवरहेड का पार्ट है, ओवरहेड है, तो इसलिए उसको हमको डायरेक्ट वेजेस में तो लेना नहीं होता है। तो यहाँ पे जब तुम करने जाओगे बेटा, जब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए सबका डायरेक्ट वेजेस में नहीं लेंगे, सिर्फ खाली किसका लेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट का लेंगे। समझ में कि नहीं है? और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ऑलरेडी वो प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड होता है। समझ में आ गया? अब देखो, तो यहाँ पे तुमको सबसे पहला एक्सपेंस देखो बेटा, यहाँ आपको क्या दिया है? यहाँ पे दिया हुआ पावर। तो अभी हमने बोला यहाँ से हमने देखा क्या वेजेस दिया हुआ है, वेजेस में किसका लिया मैंने? 10,000 सर्विस डिपार्टमेंट का। तो देखो यहाँ पे जब तुमने लिखा तो यहाँ पे क्या लिख रहा हो? आइटम ऑफ एक्सपेंसेस। यहाँ पे लिख रहा हो बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट, ये रहेगा आपका टोटल। और यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट है बेटा? टोटल 4 डिपार्टमेंट है। 3 डिपार्टमेंट तुम्हारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो देखो यहाँ पे लिखोगे इस तरह से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B एंड C, और यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट का अलग एक कॉलम बनेगा। आया समझ में कि नहीं है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं? तो वेजेस हमने बोला ना 10,000 टोटल में लिखोगे, और ये 10,000 कौन सा डिपार्टमेंट वाला है? सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का। ये खत्म हो गया। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट आइटम में आपका ऊपर में खर्चा देखो क्या है? पावर है। तो आपने यहाँ पे क्या किया? पावर लिखा, राइट? पावर का खर्चा कितना है? हाउ मच इज द पावर एक्सपेंस? 900 रुपए। टोटल कॉलम में जाओगे और सीधा यहाँ पे तुमने 900 रुपए बिठा दिए। अब पावर को हमको कौन से बेसिस में बांटना है? क्या एरिया के बेसिस में बांटना है? हमको क्या कॉस्ट ऑफ प्लांट में बांटना है? कौन से रेशियो इसमें से लेना है बताओ? नहीं, पावर बेटा HP ऑफ मशीन लेना है ना।
तो बताओ इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 6:4:5 दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, एचपी ऑफ मशीन जब दिया तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिया, सर्विस डिपार्टमेंट में डैश कर दिया, क्यों? सर्विस मशीन थोड़ी ना है। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट तो मशीन का काम ही नहीं है ना, वहां तो यूज होगा नहीं, तो इसीलिए बेटा वहां पे डैश है। तो इसका मतलब ये जो आपका खर्चा दिख रहा है पावर का, वो सिर्फ इन्हीं तीनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा 900 रुपीज। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 6, 4 और 5। तो देखो बेटा यहाँ पे लिखोगे, ब्रैकेट में लिख देना, वो यहाँ लिखा हुआ है 6:4:5 लिया, और अमाउंट कितना था? 900 रुपए, उसी को हमने तीनों में बांट दिया। आया समझ में कि नहीं है? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा एक्सपेंस जैसे जाओगे, दूसरा एक्सपेंस देख बेटा क्या दिया है? लाइट दिया है। लाइट का अमाउंट खर्चा कितना है? 500 रुपए। तुमने यहाँ पे लाइट का लिखा, टोटल में 500 रुपए लिख दिया। अब देखना है कि लाइट हमको कौन से रेशियो में बांटना है बेटा। लाइट पॉइंट हमको दिया हुआ है ना। अच्छा लाइट देख हम लोग चारों में आएगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में भी आता है लाइट और सेल सर्विस डिपार्टमेंट में भी आता है। रेशियो क्या दिया हुआ है देखो लाइट पॉइंट का बेटा? 8764 दिया हुआ है ना। यहाँ पे लाइट पॉइंट को हमने 8764 में बांटा और 5 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 500। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है सबको? समझ में आया? लाइट के बाद देखो बेटा क्या दिया हुआ है? लाइट के बाद दिया हुआ रिपेयर्स टू प्लांट। याद है मैंने कहा था रिपेयर्स टू वैल्यू ऑफ एसेट्स, कहा था ना। तो आपने यहाँ पे गया एक्सपेंसेस में लिखा रिपेयर्स टू प्लांट, टोटल खर्चा है 4500 रुपए। अब देखेंगे क्या हम एरिया में बांटेंगे? नहीं, हम बांटेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांट में। कॉस्ट ऑफ प्लांट देखो बेटा तीनों डिपार्टमेंट में है, चौथा में तो प्लांट रहेगा नहीं, मशीन है ना। अब इसको क्या करो? रेशियो निकालोगे। समझ में आ गया नहीं है? अगर 3 0 तुमने काट दिया, 4 0 सब में काट दो, तो क्या हो गया? 12 9 9 आया, फिर 3 से डिवाइड कर दो तो 4:3:3 आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे बेटा जाओ और देखो 4:3:3 में हमने 4500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे में नेक्स्ट उसके बाद देखो क्या दिया बेटा? रेंट दिया हुआ, रेंट को एरिया में बांट दोगे, है ना। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट आएगा। अभी हमने वैल्यू ऑफ एसेट डेप्रिसिएशन निकाला ना, 4:3:3 ऊपर में निकाला था, उसी रेशियो में बेटा इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आया समझ में नहीं? पहले बता दो। डेप्रिसिएशन हो गया। सुपरविजन वेजेस में बांट सकते हो, बताया ना। सुपरविजन वेजेस में, वेजेस का रेशियो निकाल के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैंटीन नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बांट दिया, तो बताओ जितने एक्सपेंसेस है तुम्हारे बट गए ना। यहां तक क्लियर है? जैसे तुमने सारे एक्सपेंसेस कर लिया, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे बेटा, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट स्टेप में तुरंत आओगे और यहां पे जो टोटल का कॉलम है उसका भी टोटल यहां लिख सकते हो, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं तुम्हारे पास सबका टोटल यहां पे पहले बैठा दो। बैठा दिया तुमने, राइट। अब एक चीज देखना, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, क्या ये कोई प्रोडक्शन करता था? नहीं। लेकिन अभी और तुमको क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट वेजेस क्यों नहीं लिया बेटा। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं करता, बट सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को असिस्ट तो कर रहा है। मान लो अगर कैंटीन बना है तो कैंटीन किसके लिए बना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लोग काम करेंगे उनके लिए बना है। तो जितने भी खर्चे तुम्हारे सर्विस डिपार्टमेंट के आ रहे हैं वो रिलेटेड टू कैंटीन के ही होंगे कि नहीं होंगे, है ना। इसीलिए लास्ट में जितना भी खर्चा आपका सर्विस डिपार्टमेंट में आएगा वो टोटल एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। आया समझ में नहीं? मैंने कहा बेटा ये जो 11,880 सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा क्यों है? क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही एम्प्लॉई है, लोग आके यूज कर रहे हैं। तो जो भी खर्चे आ रहे हैं वो सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी खर्चा सर्विस डिपार्टमेंट का आएगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही तो खर्चा है एक तरह से। तो इसीलिए जो भी खर्चा रहेगा प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट का, लास्ट में उसे हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसमें? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और उसके लिए कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? उसका रेशियो दिया रहेगा, उसका रेशियो दिया रहेगा। देखो रेशियो दिया रहेगा बेटा, यहाँ पे देखो ऊपर में क्वेश्चन में हो। हाँ देखो, कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट इज अ पोर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन द रेशियो 2:1:1। समझ में कि नहीं है? तो कौन से रेशियो में बटेगा वो तुमको बता दिया है, तो 2:2:1। अभी तुमने देखा बेटा यहाँ पे टोटल खर्चा कितना आया था इसका? 11,880 आया था।
अब ये जो 11,880 आया तेरा, अब तुम क्या करोगे, ये 11,880 को ब्रैकेट में दोगे, मतलब ब्रैकेट का मतलब है यहाँ माइनस, क्या है माइनस, तो यहाँ पे बेटा आपका वैल्यू क्या हो गया, नील हो जाएगा, राइट। और ये जो 11,880 है, देखो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट रेंडर किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो कौन से रेशियो में बांटा जाएगा, 2:2:1 में। तो ये 11,880 को 2:2:1 में बांट दोगे तो तीनों का एक्सपेंसेस आ जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे ये और ये टोटल कर दोगे तो ये आपका निकल जाएगा टोटल ओवरहेड। समझ में कि नहीं है, क्लियर हुआ। अब देख क्यों सर्विस डिपार्टमेंट का क्यों लिया बेटा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन तो करता नहीं, इसलिए उसका डायरेक्ट वेजेस तो कहीं लिया नहीं गया था, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस पहले प्राइम कॉस्ट में लिया गया, इसलिए दोबारा लेने का जरूरत नहीं है। बट सर्विस डिपार्टमेंट का कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट वेजेस लिया, और जब डायरेक्ट वेजेस लिया तो ये 11,880 में भी 10,000 हो है कि नहीं है, तो जब तुम ये बांटोगे तो वापस सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बढ़ जाए। आगे समझ में।